नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ उन प्राचीन ऋषि मुनियों की जिनके बारे में बिल्कुल भुलाया जा चुका है। हुआ ये कि विज्ञान के नाम पर, जिसमें मैं भी हूँ, बचपन से बड़ा हुआ, ये कहा जाता था कि अंग्रेजी सीखे बगैर विज्ञान को पढ़ना नामुमकिन है। हिंदी संस्कृत में विज्ञान की किताबें नहीं होती थी, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इस उन्नति के पथ पर आ चुका है, तब हमको पता लगता है कि हमने क्या खोया हिंदी और संस्कृत में विज्ञान को ना जानकर। क्योंकि इतिहासकार या तो अंग्रेजी जानते थे या उर्दू जानते थे, और मुगलों के ज़माने में और अंग्रेज़ों के ज़माने में किताबों को नष्ट कर दिया गया, संस्कृत लिटरेचर ख़त्म हो गया। उसके ऊपर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसको इस तरह से लागू किया गया कि वो सिर्फ हमको नौकरी दे सके, बस। चलिए मतलब की बात पर आता हूँ। आज मैं एक ऐसे ऋषि मुनि के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने हजारों साल पहले बैटरी क्या होती है, कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे कर सकते हैं, गुब्बारे को हवा में कैसे उड़ा सकते हैं, गुब्बारे को हवा में उड़ाने के लायक उस कपड़े में किन चीज़ों का लेप करा जाए जो कपड़ा एक गुब्बारे के रूप में शक्ल ले सके और उसमें से हवा बाहर नहीं निकले। है ना आश्चर्य की बात। जी हाँ, उन ऋषि मुनि का नाम था अगस्त्य मुनि। वास्तव में हिंदू सनातन धर्म के यदि प्रथम वैज्ञानिक के रूप में भी उनको यदि बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगस्त्य तमिल में अगतियार भी बोलते हैं। वैदिक पीरियड के ऋषि थे। वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे जिनका जन्म काशी में हुआ था, और काशी में आज उसको अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सप्त ऋषियों में इनको दर्जा दिया जाता है। इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। तो महर्षि अगस्त्य वैदिक वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम के एक ऋषि थे। इनको मंत्र दृष्टा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत्य तथा दृढ़च्युत्य के पुत्र इक्ष्मवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा आज भी पूजनीय वंदनीय है, नक्षत्र मंडल में विद्यमान है। दुर्वाष्टमी आदि व्रतों में इन दंपत्ति की आराधना उपासना करी जाती है। और महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। इनके भाई का नाम विश्वा था, जो रावण के पिता भी थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान
और वेदज्ञ थीं, वेदों को जानने वाली थीं। हुआ ये कि एक आर्टिकल आया जिससे ये चीज़ चर्चा में आई। वो आर्टिकल डॉक्टर कोकाटनूर, जो इंडियन थे, बॉम्बे से उन्होंने शिक्षा ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और मिनेसोटा से पढ़े लिखे, और शेवलिन फेलो केमिस्ट्री के थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट के मेंबर थे। वो हेरोग्लिफिक्स अपनी स्टडी कर रहे थे। तो लगभग 1924 की बात है, उनको एक संस्कृत की किताब मिली जिसमें 4 पेजेस बहुत पुराने थे, बट बहुत ही प्रसिद्ध मैन्युस्क्रिप्ट के थे, और जिसको लिखा गया था 1350 में। 1350 में किसी ने एक कंपाइलेशन या कलेक्टेड राइटिंग्स के रूप में अगस्त्य संहिता का जो है संकलन उन्होंने करा था। ये उनको मिले कहाँ? किसी इंडियन प्रिंस, राजकुमार, पुरानी रियासत के राजकुमार फैमिली में, उज्जैन में 1924 में उनको मिले। तब उन्होंने जब उसको पढ़ा और उसको जाना, तो उन्होंने इसको एक, उस समय जर्नल था मिनेसोटा एल्यूमिनाई वीकली, उसमें इसको पब्लिश करा। बड़े ताज्जुब की बात ही है, बड़ा आश्चर्य है कि जो विद्युत के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया और उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ये क्या हुआ भाई? आप तो इस देश के वासी भी नहीं थे, आपको सपने में संस्कृत कहाँ से आ गई? और यदि उठे तो आपने उसको समझा कैसे? कुछ गोलमोल है ना। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करी जाती है उसके सूत्र मिलते हैं। बैटरी कैसे बनाई जाती है उसके सूत्र मिलते हैं। तार, केबल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। और आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे को कैसे उड़ाया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बिल्कुल अनजान रहे हैं। और जो थॉमस एडिसन ने बोल दिया या उन्होंने जो आविष्कार किए उसको ही हमने सच मान लिया। तो चलिए, मैं अगस्त संहिता में लिखा हुआ क्या है वो आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, हाँ, तो देखिए, विद्युत सेल, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छि खे ग्रीवेन चादार भी काष्ठा पांसु भी दस्तालोष्टो निधात वये पारदाच्छादित स्ततः
संयोगाज्जायते तेजो मित्रा वरुण संज्ञतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर शीट डालें तथा शिख ग्रीवा यानी मयूर ग्रीवा जैसा रंग वाला तूतिया कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, उसको डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी वेट सॉ डस्ट या गीला काठ का बुरादा लगाएं। उसके ऊपर पारा मरकरी लगाएं तथा 10 लोष्ट जिंक को बोलते हैं। फिर तारों को मिलाएं तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अभी देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में लिखा हुआ है। कृत्रिम स्वर्ण रजत लेपः सत्कृति रुच्यते यवक्षार मयोधानौ सुशक्त जल सन्निधौ आच्छादयति तत्ताम्रम स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्ण लिप्तम तत्ताम्रम शात कुंभ मीति स्मृतम। 5वें श्लोक में अगस्त संहिता लिखा हुआ है। अर्थात कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। तो लोहे के पात्र में सुशक्त जल यानी तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार बोलते हैं सोने या चांदी का नाइट्रेट, उसको यवक्षार बोला जाता है। ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शात कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। आगे देखिए बैटरी के लिए क्या बोला है अगस्त संहिता में। अनने जल भंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शतानाम कुंभानाम संयोग कार्य कृत स्मृतः। महर्षि अगस्त कहते हैं कि 100 कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों, जैसे पहले बैटरी के बारे में इस श्लोक में आया था, उसकी शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। आगे लिखते हैं विद्युत तार केबल कैसे बनाते थे। आजकल नौका चलन में और विद्युत के कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर ले जाने के लिए जो तार बनते हैं, मोटी केबल बनती हैं या डोर बनती हैं, प्राचीन काल में भी वैसे ही बनती थी, जिसको रज्जू बोलते थे। नव भी स्नु भी सूत्रम सूत्रैस्तु नव भी गुणैस्तु नव भी पाशो रश्मि स्तेर नव भी भरवेत नवाष्ट सप्त षड संख्ये रश्मि भिर्जवहा स्मृता। यानी 9 तारों का एक सूत्र बनता है, 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश और 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। अब उनके अन्य योगदान देखिए जिसके बारे में जिक्र किया था। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। अगस्त मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीकी का भी उल्लेख किया है। वायु बंधक वस्त्रेण सुबदो यन मस्तके उदानस्य लघुत्वेन विभ्यत्याकाशयानकम। अर्थात उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो ये विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उससे आकाश में उड़ा जा सकता है। जलनौके व्यानम यद्धिमानम व्योमनी कीर्तितहम क्रमिको शस समुद्गतम
कौशेयमिति कथ्यते सूक्ष्मा सूक्ष्मौ मृदु स्थले ओतप्रोतो यथाक्रमम् वैतानत्वं च लघुता च कौशेयस्य गुणसंग्रह कौशेय छत्रं कर्तव्यं सारणा कुचनात्मकं छत्र विमाना द्विगुणम आयामादौ प्रतिष्ठितम। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों में कहा गया है कि विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है क्योंकि वो बड़ा लचीला होता है। अब वायु पूर्ण वस्त्र, प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। अब उस वस्त्र को बनाने की विधि भी अगस्त संहिता में लिखी हुई है। देखिए, क्षीक द्रुम कदबाभ्रा भयाक्षत्व लय स्त्रीभि त्रिफलो दैस्ततस्तद्युत्यपाशयु स्ततः संयमय शर्करा सूक्ति चूर्ण मिश्रित वारिणाम सुरसम कुट्टनम कृत्वा वासांसी स्त्रयवयत सिद्धि। अर्थात रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आम, अक्ष, कदम्ब, मीराबोलेन वृक्ष के 3 प्रकार और दालें, इनके रस या सत्व के लेप किए जाते हैं। तत्पश्चात सागर तट पर मिलने वाला शंख आदि और शर्करा का घोल यानी द्रव सीरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है और फिर उसमें उदान वायु यानी हाइड्रोजन भरकर उड़ा जा सकता है। तो ये था जो अगस्त्य मुनि ने बताया। अब देखिए, अगस्त्य मुनि केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। उन्होंने केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टु की दक्षिणी शैली वर्मकल्ले के संस्थापक आचार्य एवं गुरु भी कहा जाता है। और ये वर्मकल्ले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। बिना शस्त्रों के युद्ध कैसे लड़ा जाए, ये शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र मुर्गन यानी कार्तिकेय को ये कला सिखाई थी तथा मुर्गन ने ये कला अगस्त्य को सिखाई। महर्षि अगस्त्य ने ये कला अन्य सिद्ध लोगों को या सिद्धरों को सिखाई तथा तमिल में इसमें पुस्तकें भी लिखी। दक्षिण चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैदिकम के जनक भी अगस्त्य मुनि ही कहे जाते हैं। उनके द्वारा रचित अंगूठे की सहायता से भविष्य जानने की कला भी बहुत प्रचलित है। अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण हैं। उन्हें दक्षिण में तमिल के पिता अगतियम या अगंत्यांगर के नाम से भी जाना जाता है। उनके व्याकरण को अगंतियम बोला जाता है। ग्रंथकार पुरन्नका द्वारा लिखित ये व्याकरण अगस्त्य व्याकरण के नाम से विख्यात है। ये कवि ऋषि में अगस्त्य के ही अवतार माने जाते थे और कवि ये शूद्र जाति में पैदा हुए थे, इसलिए ये शूद्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। अब तमिल विद्वान ये कहते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य प्राचीन तथा स्वतंत्र कृति है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है शूद्र व्याकरण में। तत्पश्चात उनके व्याकरण पर ही तोलकाप्पियर व्याकरण ने तोलकाप्पियम ग्रंथ लिखा। मलय तिरुवियाडल पुराणम में शिव ने अगस्त्य को दक्षिण भारत में भेजा तो तमिल भाषा में ही निर्देश दिए एवं तमिल भाषा की शिक्षा दी और उन्हें पुनः कंबोडिया भेजा गया, जिसे अगस्त्य ने ही बसाया। काशी में विद्वानों की श्रृंखला का इतिहास भाषा के उसी आदि पर्व से ही चला आ रहा है, जब आदि स्वरूप महादेव शिव ने अपने डमरू की ध्वनि से शिव सूत्र महर्षि पाणिनि को दिए थे। तो लगा ना, बहुत आश्चर्य मुझे भी हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप आने वाली जनरेशन को अगस्त्य मुनि के बारे में ज़रूर बताएं और उनको ये कहें कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के प्रथम वैज्ञानिक
अगस्त्य मुनि थे, इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक हुआ नहीं था। फिर कभी किसी और तथ्य गाथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।